बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेलमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसानी से जो है हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इसमें जो है मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी ईच एंड एवरीथिंग। सो बी विद मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं बड़ी आसानी से समझ में आ जाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। पहला सेक्शन जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आता है 148 बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड। तो इसमें जो है बेलमेंट क्या है, बेलर क्या है और बेली क्या है उसकी जो है डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 148 में। देखिए अब बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिंपल ये है कि मैंने जो है मेरी घड़ी थी वो ख़राब हो गई, मैंने जाके वो क्या है रिपेयरर को दे दी जाकर, वॉच रिपेयरर को कि जी आप इसको रिपेयर कर दें और मैं आपसे जो है वो 15 दिन बाद ये अपनी गाड़ी उठा लूँगी और आपको जो है आपके पैसे दे दूँगी। तो अब देखें ये कि मैंने अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ मेरा हुआ ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। मैं जो हूँ मैं हूँ बेलर हूँ, वो जो जिसके रिपेयरर है वॉच रिपेयरर है वो कौन है, बेली है और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है और बेल जो मैंने चीज़ की है वो मेरी वॉच है। तो यही चीज़ जो है हमें सेक्शन 148 में देखने को मिलती है। बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। देखिए अब मैंने अपनी गुड्स को डिलीवर किया उस वॉच मेकर को, ये क्या हो गई, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर हो गया फॉर सम पर्पस। पर्पस क्या था मेरा कि मेरी वॉच जो है ना वो ख़राब हो गई, आप इसे बना कर दे दें। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन delivering them. The person delivering the goods is called the baler. The person to whom they are delivered is called the bailey. सिंपल सी यही बात जो मैंने अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया कि मैंने एक पर्पज़ के लिए अपनी वॉच दी और वो वॉच जो है 15 दिन बाद मैंने उसे कहा कि मैं आपसे आकर उठा लूँगी और आपके पैसे आपको दे दूँगी। मतलब एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने उसको ये वॉच दी और वॉच रिपेयर होने के लिए ये पर्पज़ के लिए दी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाएगा। यही चीज़ ही इसमें लिखी हुई है, मैंने आपको थ्रू एग्जाम्पल समझा दी है। इफ़ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज बेली ही देयरबाय बिकम्स द बेली एंड द ओनर बिकम्स द बेलर ऑफ सच गुड्स ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ बेलमेंट। देखें अब यहाँ पे ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि एक बंदा जो है वो पहले से ही जो है वो गुड्स की पोजेशन में है। तो अब देखें लेट्स सपोज के मेरी जो वॉच थी वो मेरे जो है कहीं मतलब लेट्स सपोज कि मैं अपने फ्रेंड के घर भूल आई थी। अब उसको वो जो है वॉच मिल गई। तो जो मेरा फ्रेंड था उसको क्या था वो मतलब उसको लगा कि ये वॉच जो है इसका जो है वो टाइमर ठीक नहीं है और कोई उसमें डिफेक्ट है। तो उसने मुझे क्या कहा, वो मुझे कह देता है कि जी मैं आपको ये वॉच रिपेयर करके दे दूँगा। ठीक है, मैं कहती हूँ ठीक है आप रिपेयर करके दे दें, मैं आपको इसके, मुझे नहीं पता था कि वॉच उसके पास है, पहले ही उसके पास थी, उसने जो रिपेयर करके दे दी। ठीक है ना, अब मेरा और उसका जो पहले से अब उसमें की पोजेशन में गुड्स आ गए ना, तो इसमें सिर्फ यही बात लिखी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जाके खुद ही दे के आएँ। हो सकता है कि पहले से ही जो है बेली की पोजेशन में गुड्स हों और वो आपको वो पर्पज़ एकम्प्लिश करने के बाद आपको जो है रिटर्न कर दे, तो डिलीवर कर दे। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, बेलमेंट ही कहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें जो है डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया है। देखिए इसकी मैं आपको थोड़ी सी और मिसाल भी दूंगी कि एक पर्सन थे वो जो है वो गए किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पर जाके उन्होंने अपना कोट उतार दिया और कोट उतारने के बाद वहाँ का जो वेटर था उसने जो है कर्टिजी एज अ कर्टिजी आउट ऑफ कर्टिजी जो है उसने वो कोट उठाया वहाँ से और जो है वो बंदे का वो कहीं और जाकर टांग दिया। भाई जो है ये साहब जो है वापस जाते वक्त ले जाएंगे और उनको जो है उसकी इंटेंशन थी कि डिलीवरी मतलब आसानी से इनको ये कोट मिल जाएगा। तो जो है ना उनकी
जगह से जो है उठा के उसने कहीं और रख दिया, लेकिन जाते वक्त जो है उन साहब को कोट नहीं मिला, कोट गुम हो गया, किसी ने उठा लिया मे बी। तो अब कोर्ट में ये केस चला गया कि अब वो जो है वो कोर्ट के पैसे कौन देगा। अब उसने तो अच्छी नीयत से ही किया, बेशक जो भी उसकी इंटेंशन थी, आउट ऑफ कर्टेसी उसने कोर्ट उठा के रख दिया, कोर्ट आगे से ख़त्म हो गया, कहीं गुम हो गया। तो अब देखें कि जो है इसमें ये कहा गया कि ये एक किस्म का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो रेस्टोरेंट की तरफ जो है। अब रेस्टोरेंट इस केस में क्या बन गया, उन्होंने कहा कि ये बेली है और वो जो बंदा जिसका कोर्ट था वो बेलर था, और ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन गया है कि उसका कोर्ट जो है वो अब उसकी भरपाई जो है वो बेली ही करेगा, क्योंकि बेली के उधर ही उनसे ही गुम हुआ है, रेस्टोरेंट वालों से ही गुम हुआ है, तो अब वो ही में करेंगे जो है इसकी भरपाई। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। इसमें भी जो है वो डायरेक्ट जो है वो नहीं थी डिलीवरी, तो लेकिन बन गया। खैर आगे देखते हैं डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। अब देखें डिलीवरी टू बेली होती कैसे है। The delivery to the bailey may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailey or of any person authorized to hold them on his behalf। देखें बात सुने, डिलीवरी टू बेली जो है वो अब हमने देखा हुआ है मॉड्स ऑफ डिलीवरी में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा था हमने कि डायरेक्ट डिलीवरी जो है हम अपने हाथों से भी डिलीवरी किस चीज़ की हम कर सकते हैं, उसको जो है हम डायरेक्ट डिलीवरी कहते हैं, एक्चुअल डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है जी कि अगर वेयर हाउस में कुछ सामान पड़ा था, मैंने उसकी कीज़ उठा के जो है वो आपको दे दी, तो अब ये जो है वो सामान की जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई है। मतलब मैंने खुद आपको सामान उठा के नहीं दिया, मैंने उसको उसकी चाबी आपको दे दिया, तो अब ये आपकी क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है सेक्शन 149 में कि जो है वो पोजेसन ऑफ गुड्स जो होता है ना, उसकी डिलीवरी कैसे होती है कि या तो एक्चुअल डिलीवरी आप कर सकते हैं अपने हाथ से जाके, जैसे मैंने वॉच दी पहले वॉच रिपेयरर को, वो थी मेरी एक्चुअल डिलीवरी, डायरेक्ट डिलीवरी। और जो मैंने एक चाबी दी ना वेयर हाउस की आपको, वो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो ये डिलीवरी इस तरह से हो सकती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। तो बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर एंड विच मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ दैम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, एंड इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट्स। बहुत ही सिंपल बात लिखी हुई है कि अगर बेलर जो है वो अपने कुछ गुड्स देता है बेली को, लेकिन उस गुड्स में जो है वो कोई फॉल्ट था, अब वो फॉल्ट जो है वो जाके मटेरियल फॉल्ट था और जो है बेलर ने वो बेली को बताया ही नहीं कि ये जो मेरी चीज़ है इसमें ये फ़लाँ फॉल्ट है और इसकी वजह से जो है वो नुकसान हो सकता है। अब इस केस में क्या होगा फिर, क्या बेली पैसे भरेगा? जी नहीं। बेली क्यों भरेगा? क्योंकि गलती तो है ही बेलर की, तो बेली नहीं भरेगा, बिल्कुल उसे कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा। बेलर को चाहिए था कि उसके जो गुड्स में फॉल्ट है वो बता कर ही उसे भेजे। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। उससे पहले जो है, इफ़ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वाज और वाज नॉट अवेयर ऑफ द एक्जिस्टेंस सच फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। देखें जब हम जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए लैंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस टू बी, ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस, द हॉर्स रन्स अवे, बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेज सस्टेन्ड। ये जी आगे पहली बात जो मैंने आपको समझाई है ऊपर, ये जो वो डिस्क्लोज़ नहीं करता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ए ने जो है वो एक घोड़ा दिया जो कि बी को, वो पागल था और उसने ये चीज़ जो है वो बी को बताई नहीं कि ये जो घोड़ा है ये विशियस है, और बी को चूँकि नहीं पता था तो वो घोड़ा भागता है और बी जो है उससे गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है। अब इसमें केस में क्या है कि ए अब रिस्पॉन्सिबल है बी फॉर द डैमेज सस्टेन, यानी बी को जो भी इंजरीज आई और उसका जो भी नुकसान हुआ अब वो कौन भरेगा? अब वो खुद बेलर भरेगा, क्योंकि बेलर की अपनी गलती थी कि उसने अपना मटेरियल डिफेक्ट नहीं बताया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर जो है दूसरी चीज़ नीचे हमने इन दो लाइनों में पढ़ी है, उसकी एग्जांपल बी से हमें क्लैरिफिकेशन होती है। इलस्ट्रेशन बी पढ़ें। ए हायर्स अ कैरिज ऑफ बी, द बैरिज इज़ अनसेफ दो बी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज़ इंजर्ड, बी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। कहता है कि ए जो है अब हायर, अब देखें उसने जो है वो हायर पर लिया है कैरिज ऑफ बी,
अब बी को नहीं पता था। अब ऊपर वाले केस में तो हमने देखा ना कि बेलर को पता था और इस वजह से जो है उसको अगले को नुकसान हुआ और बेलर को फिर वो भरना पड़ा। अब कह रहे हैं कि अगर बेलर को नहीं भी पता फिर भी उसको नुकसान भरना पड़ेगा। कब भरना पड़ेगा? जब वो कोई चीज़ हायर पर देता है। देखें, अगर कोई चीज़ हमसे कोई रेंट पर ले जाता है, हायर पर ले जाता है, या हम उस चीज़ के पैसे वसूल कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि हम जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड डिलीवर करें, क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं ना उसके। अगर हम जो है पैसे भी ले रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि हमारी अपनी चीज़ में डिफेक्ट क्या है और हम दूसरे को ऐसे ही दे देते हैं कि आप ले जाएं रेंट पर और हमें दे जाइएगा, और उस वजह से उसको अगले को नुकसान हो जाता है, तो उस केस में जो है वो क्या होगा, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि ए ने जो है वो कैरेज लिया बी से। बी को ख़ुद भी नहीं पता था कि कैरेज जो है वो अनसेफ़ है, वो ठीक नहीं है। इस वजह से वो जो है वो हायर पर जब ए लेके जाता है वो उससे गिर जाता है, इंजर्ड हो जाता है। अब इस केस में जो बी है वो रिस्पॉन्सिबल है टू ए फॉर हिज इंजरी। ठीक है, बेशक उसको खुद भी नहीं पता था, लेकिन अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर यही वर्ड हायर की जगह होता कि ग्रेटिशियसली उसने दिया था, मतलब ऐसे ही दे दिया बगैर हायर के, ऐसे कहा कि तुम ले जाओ, मैं तुमसे इसके कोई पैसा नहीं लूँगा, वो ग्रेटिशियस बेलमेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जो ग्रेटिशियस बेलमेंट में होता है ना, अगर अब उसको बी को नहीं पता था, उसने कोई पैसे वसूल नहीं किए, उसको खुद भी नहीं पता था डिफेक्ट है कैरेज में, और उसके वो कोई पैसे नहीं ले रहा। देखिए, जब पैसे बंदा ले लेता है ना किसी चीज़ की, उस पर एक ड्यूटी बन जाती है कि जो वो चीज़ डिलीवर करे वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हो। अगर वो वैसे ग्रेटिशियसली आउट ऑफ कर्टेजी किसी को कोई चीज़ दे देता है, भैया आओ यार तुम ले जाओ, तो इसमें अब आप देखें कि उसकी कोई ड्यूटी नहीं बन जाती कि वो जो है वो अवेयर होता। और इस केस में जो है ग्रेटिशियस बेलमेंट थी, तो अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट थी तो बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टू ए फॉर हिज इंजरी। क्लियर हो गया आपको? अगर मेरी वॉइस जो है थोड़ी तेज़ हो तो आप जो हैं वो थोड़ा स्लो करके सुन सकते हैं। केयर टू बी टेकन बाय बेली। अब केयर कितनी, बेली जो है वो उसको केयर कितनी करनी है उस गुड्स की जो बेलर उसको दे के जाता है। मतलब जो मैंने वॉच दी ना वॉच रिपेयरर को कि तुम इसको रिपेयर कर दो, अब उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो मेरी वॉच का कितना ख्याल रखे, वो जो है ना वो इस सेक्शन 151 में दिया है। In all cases of bailment, the bailey is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखनी है, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। एक आम जो फहम आदमी है ना, वो जितनी केयर रखता है, या फिर आप यूँ ही मिसाल ले लें कि जितना कोई इंसान अपनी चीज़ की खुद केयर रखता है ना, उतनी केयर मतलब है दूसरे से भी एक्सपेक्ट की जाती है कि वो भी रखेगा। ठीक है, या फिर एक आम फहम आदमी जितनी केयर रखता है गुड्स की, तो उतनी केयर एक्सपेक्ट की जाती है जी बेलमेंट में भी। अगर मैंने वॉच रिपेयर को अपनी वॉच दी है तो जितनी केयर मैं कर रही थी, या फिर एक आम फहम आदमी करता है भाई देखें कि मैं उसको लॉकर में वॉच को रखूँगी, अगर मेरी गोल्ड की वॉच है तो मैं उसको लॉकर में रखूँगी ना, मैं बाहर तो नहीं रखूँगी कि रोड पर कि कोई भी उठा कर ले जाए। तो ये तो है, ये एक आम फहम आदमी ऐसी जो है मेजर्स लेता है कि गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनको सेफ़ एंड साउंड रखने के लिए। और मैं कोई उसको ऐसी जगह पर भी नहीं रखूँगी जहाँ पर आग लगी हो, तो मैं उसको सेफ़ एंड साउंड प्लेस पे रखूँगी। और यही चीज़ मैं अगले से भी एक्सपेक्ट करती हूँ, बेली से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी मेरी वॉच को जो है वॉच रिपेयरर ऐसे ही सेफ़ साउंड रखेगा और बना कर मुझे विद इन टाइम रिटर्न कर देगा। तो ये जो केयर का जो मैंने आपको बता दिया कि केयर किस हद तक होती है। फिर गुड्स की फिर आता है हमारे पास सेक्शन 152, बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस एटसेट्रा ऑफ द थिंग बेल्ड। कि जी बेली कब जो है वो लायबल नहीं होता थिंग्स बेल्ट के लिए। मतलब जो कोई मैंने अब वॉच डिलीवर की थी, अब किस केस में हो सकता है कि जो वॉच रिपेयरर है वो लायबल ना हो अगर वॉच को क्या है कोई नुकसान हो जाए। वो कौन से केस हैं जिसमें जो है वो वॉच रिपेयरर यानी बेली जो था वो लायबल नहीं होगा फॉर लॉस ऑफ द थिंग बेल्ट। द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिटीरियोरेशन ऑफ द थिंग बेल्ट इफ़ ही हैज़ टेकन द अमाउंट ऑफ केयर ऑफ इट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 151। देखें जी, अगर
उसने जो है, मैंने ऊपर आपको बताया कि एक बेली जो है वो कितने ख्याल रखेगा, वॉच रिपेयर मेरी वॉच का कितने ख्याल रखेगा, उतना ही रखेगा जितना मैं खुद रख सकती थी। अगर उसके बावजूद जो है आप समझते हैं कि मतलब है वो जो है उससे डिस्ट्रक्शन हो जाती है उस चीज़ की। अब उसने ख्याल भी रखा, मतलब है उसने जो है ड्यू केयर भी की, ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन की जो मैंने आपको ऊपर बताया वो सारा उसने मेजर्स भी लिए, लेकिन उसके बाद भी डिस्ट्रक्शन हो गई, गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब इस केस में जो है बेली बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा फॉर द लॉस ऑफ थिंग बेल्ड। अब देखें, मैं आपको लेट्स सपोज एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपना घोड़ा जो है वो आपको दिया, ठीक है, आपने मेरा घोड़ा रखा, रात को जो है मैं चली गई, रात को घोड़े की तबीयत ख़राब हो गई, आप डॉक्टर के पास ले गए, कुछ मतलब है उसके ऊपर आपने मतलब है पैसे भी खर्च किए, लेकिन जो है वो घोड़ा सुबह जो है उसकी तबीयत पहले से ही नासाज थी और मुझे ख़ुद भी नहीं पता था। तो जो है वो मतलब है सुबह तक जो है वो घोड़े का काम तमाम हो जाता है, वो मर जाता है। आपने क्या किया, काम फहम आदमी की तरह आपने जो है उसकी पूरी केयर की, आप उसे डॉक्टर के पास ले गए, आपने मेडिसिन दिलवाई, आपने उसकी सही खाना दिया, सही प्रोटेक्शन में रखा, सेफ़ एंड साउंड प्लेस पर रखा। ये सब चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते थे, आपने की है, मैं भी यही कुछ कर सकती थी। तो अब इस केस में अब घोड़ा मर गया है तो वो इसका में अब आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको वो घोड़ा दिया था, आप बेली थे, मैं बेलर थी, तो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी मतलब वो डेथ होगी घोड़े की, लेकिन उसमें आपका कोई कसूर नहीं बनता, क्योंकि आपने जो है वो जो मैंने ऊपर आपको बताया एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस आपने वो सारी ड्यू केयर की, सारे मतलब मेजर्स लिए, लेकिन उसके बाद भी डिस्ट्रक्शन हो गई। फिर आता है सेक्शन 153 टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। अब बेलमेंट की जो है वो ख़त्म कब हो जाती है, बेलमेंट की टर्मिनेशन कब हो जाती है। सेक्शन 153 हमें ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज़ अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ़ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। देखें, अब बेलमेंट खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाती है जब हमने जो कोई चीज़ बेल की थी ना, बेल्ड की थी, तो बेली ने क्या किया, उसको हमने जिस पर्पज़ के लिए जो चीज़ दी थी बेली ने किसी और ही मकसद के लिए यूज़ करना शुरू कर दी। लेट्स सपोज मैंने वही वॉच की एग्जांपल आपको देती हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको बार बार जो है मोल्ड करके दे रही हूँ ताकि आप जो है वो अच्छे से समझ सकें। अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ, और आपको मतलब है अगर इस तरह से इजी लगता है तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मुझे इस तरह से इजी लग रहा है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो आई थिंक इट्स मोर इजी फॉर यू। तो अब वही वॉच रिपेयरर की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने जो है वो वॉच दी वॉच रिपेयरर को, उसने रिपेयर करने चलिए लेट्स सपोज कर ली रिपेयर, और रिपेयर करके जो है ना उसने खुद ही वॉच पहन ली और मुझे कहा कि रिपेयर हो रही है। अब देखें, वो जो है मैंने जिस पर्पज़ के ली थी, मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए दी कि वो मुझे रिपेयर करके विद इन टाइम जो है वो रिटर्न कर दे और अपने पैसे ले ले, अपनी रेम्यूनरेशन ले ले। लेकिन उसने क्या किया, उसने खुद इस्तेमाल कर ली। मतलब ये एक एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस हो गया। हमारा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि वो जो है मेरी चीज़ को इस्तेमाल करेगा बेली। तो अब इस केस में जो है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो गया, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। यहाँ नीचे भी एक एग्जांपल दी हुई है, उससे आपको जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ये देखें, ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग। अब जो है बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरी, दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। समझिए, ए ने जो है अपना घोड़ा बी को दिया, हायर पर दिया कि तुम जो है इस घोड़े पर राइडिंग कर सकते हो। अब बी ने क्या किया, बी ने वो जो है वो ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज। अब वो उसने राइडिंग के लिए दिया था, लेकिन बी जो है वो साथ में अपना कैरेज भी लगा देता है उस घोड़े के, और वो जो है वो टांगा बना के उसको इस्तेमाल करने लग जाता है, या फिर चीज़ों को ले जाने आने के लिए कैरेज लगा देता है। अब जो है ये चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था ए और बी का। ए और बी ने अपनी चीज़, ए ने अपनी चीज़ बी को सिर्फ इसलिए दी थी कि तुम इस पर राइडिंग कर सकते हो, सवारी कर सकते हो, ना कि तुम इसके साथ कैरेज अटैच कर दो और उसमें गुड्स अपने ले जाने आने शुरू कर दो और इस घोड़े पर बोझ डालना शुरू कर दो। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था ना। अब बी ने क्या किया, एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस,
ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो अब उसने इनकंसिस्टेंट एक्ट किया है, तो अब जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 154, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स बिल्ड। अब देखें, समझिए, बेली ने जो है वो गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल मैंने आपको ऊपर ही बता दिया क्या है कि एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि आप जो है मेरी चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था आपने वो नहीं की, बल्कि उसके बजाय कुछ और ही कर दिया। जैसे मैंने घोड़ा आपको दिया था चढ़ने के लिए, आपने जो है वो किसी और को दे दिया, या फिर उसके साथ कैरेज लगा दी। तो ये एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस हो गया। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट असल था ना वो नहीं रहा, वो अब कुछ और ही हो गया। तो अब अनऑथोराइज्ड यूज़ इसको हम कहते हैं कि ये अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स है, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, ठीक है। इफ़ द बेली मेक्स एनी यूज़ ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, ही इज़ लायबल टू मेक कंपनसेशन टू द बेलर फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम और ड्यूरिंग सच यूज़ ऑफ देम। देखें, सिंपल और सादा सी बात लिखी हुई है कि अगर उसने ये एक्ट इनकंसिस्टेंट किया है, जिसको हमने कहा कि अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स है, तो इस केस में अगर उस मेरी चीज़ को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बेली खुद करेगा, क्योंकि उसने अनऑथोराइज्ड यूज़ किया है। ना ही मैंने उससे कहा था कि वो इस तरह का यूज़ करे, उसकी अपनी गलती है। जो चीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस थी उससे वो खुद ही जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, उसने अपने से कुछ किया। जब वो अपने से कुछ करता है ना मेरे गुड्स पर, तो उसको वो जो भी लॉस होगा, जो मर्जी लॉस हो जाए, उसको भरना पड़ेगा। अब जैसे मैंने उसको चढ़ने के लिए घोड़ा दिया था, उसको चढ़ने के लिए दिया था, लेकिन वो लेट्स सपोज वो अपने किसी दोस्त को दे देता है, और दोस्त जो है वो चढ़ता है और घोड़े को कोई मतलब है मोच आ जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब इस केस में जो है वो लॉस किसको देना पड़ेगा? मुझे तो नहीं देना पड़ेगा, ये तो देना पड़ेगा अब उस बेली को। पहले ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि बेलर कब देता है? बेलर ने हायर पे अगर चीज़ दी है तो उसे चाहिए कि वो अपनी चीज़ बिल्कुल सेफ एंड साउंड दे। लेकिन अब देख लें आप कि अगर मैंने, बेशक उसके साथ आप कंफ्यूज ना करें, अगर मैंने उसे अब चीज़ दी है तो मैंने कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पर दी थी कि तुम इस्तेमाल करना, लेकिन अब उसने चूँकि जो है मेरी चीज़ किसी और के इस्तेमाल में दे दी, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। तो अब इस केस में घोड़े को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो कौन देगा? बेली देगा। बहुत ही सिंपल सा था। इलस्ट्रेशंस भी हैं, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशंस हैं, पढ़ लेते हैं। ए लैंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग, बी अलाउज, ये वही है कि जी मैंने बी को दिया घोड़ा, बी ने सी को दिया, और सी ने जो है वो हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स, गिर जाता है घोड़ा, तो उसको सारी इंजरीज आ जाती हैं, उसका लॉस बी देगा मुझे। A hires a lords in Dhaka from B expressly to march to Tangale. A rides with the due care but marches to नारियनगंज, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। इसमें सिंपल से ये है जी, अगर मैंने घोड़ा दिया बी को, बी ने जाना था लेट्सपुर लाहौर जाना था, लेकिन बी जो है उसका माइंड सेट चेंज हो जाता है रास्ते में, वो लाहौर के बजाय बहावलपुर निकल जाता है घोड़े पे। अब भी क्या है, अब हम क्या कहेंगे कि जो है बी ने एक्ट इनकंसिस्टेंट किया, अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स किया। जब अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स हो जाता है ना, तो जनाब अब कोई भी उसको मेरे घोड़े को नुकसान पहुंचेगा ज़्यादा सफ़र करने की वजह से, या रास्ते में अगर वो गिर भी जाता है या कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो वो अब सारा भरपाई कौन करेगा? मुझे बी करेगा, क्योंकि उसने क्या किया? अनऑथोराइज्ड यूज़ किया, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर काम किया। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि तुम जो है इसको लाहौर के बजाय क्या बताया मैंने आपको, बहावलपुर ले जाओगे। फिर आता है जी सेक्शन 155। यार सेक्शन 155, हाँ एक तो ये हाईलाइटर नीचे ही चला जाता है। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स, कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज।
अब ये 3 ही सेक्शन है, इसमें आप देख लेंगे एक में जो है वो बेलर की कंसेंट शामिल है, एक में बेलर की कंसेंट शामिल नहीं है, दूसरे में भी शामिल नहीं है। मतलब 155 में बेलर की कंसेंट जो है मौजूद है, लेकिन 156 और 157 में जो है बेलर की कंसेंट मौजूद नहीं है। 155 में जो है वो बेलर अपनी मर्ज़ी से कहता है कि तुम जो मेरे गुड्स हैं वो अपने गुड्स के साथ मिला लो बेली को, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। इफ़ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर थस प्रोड्यूस्ड। कहता है कि अगर मैंने जो है मैं बेलर थी, आप बेली थे, मैंने आपको जो है अपने कुछ गुड्स दिए। लेट्स सपोज मैंने आपको अपना जो है विद बेलर्स ऑफिस गुड्स विद बेली, मैंने आपको एक थैला आटे का दिया, उसकी जो है कोई लेट्स सपोज फ़ी केजी उसकी 30 रुपीज़ प्राइस थी। आपने जो है उसको अपने आटे के साथ मिक्स किया, लेकिन मैंने कहा था कि जी हाँ आप जो है ना मेरे आटे को अपने आटे के साथ मिक्स कर दें और मार्केट में इसको सेल करें, जो भी प्रॉफिट आएगा। अब जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी होगा ना इंटरेस्ट होगा वो अब उसकी डिवीज़न किस तरह होगी, ये सेक्शन हमें 155 बताता है कि जब मेरी मर्ज़ी से बेलर की मर्ज़ी से बेली जो है वो गुड्स को जो है वो मिक्स करता है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में यही होगा कि जो भी इंटरेस्ट और प्रॉफिट होगा वो दोनों आपस में जो है इक्वल शेयर्स के मुताबिक जो है वो शेयर कर लेंगे। फिर आता है हमारे पास सेक्शन जी, तो सेक्शन 156 आता है। सॉरी इधर एक काम था उधर मैं बिजी थी। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ मिक्सर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अब जो है बेलर की कंसेंट के बगैर जो है बेली ने जो है गुड्स को मिक्स कर दिया, लेकिन गुड्स जो हैं वो सेपरेबल हैं, मतलब उनको सेपरेट किया जा सकता है। अब देखें जब गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है तो फिर इस केस में ये होगा कि जो बेली जिसने गुड्स को मिक्स किया है ना वो अब उन गुड्स को खुद सेपरेट करेगा और बेलर के गुड्स जो है वो बेलर को वापस करेगा, क्योंकि बेलर की मर्ज़ी ही नहीं थी कि वो उसके गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिला ले बेली। तो अब बेली जो है इस केस में वो अपने उन गुड्स को सेपरेट करेगा। मेरे को आप बेली थे ना, मैं बेलर थी, मैंने अपने गुड्स आपको दिए, आपने जो अपने गुड्स के साथ मेरे गुड्स जो है मिक्स कर दिए। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। A bales 100 bales of cotton marked with a particular mark to B. B without A's consent mixes the 100 bales with other bales of his own bearing a different mark. A is entitled to have his 100 bales returned and B is bound to bear all the expense incurred in the separation of the bales and any other incidental damage. ठीक हो गया, मतलब वो जो तमाम पैसा लगेगा उसको सेपरेट करने में उस गुड्स को अब वो बेली बेयर करेगा जिसने जो है मिक्सअप किए गुड्स, और दौरान सेपरेशन जो है अगर कोई भी मेरे गुड्स को नुकसान पहुंच जाता है तो वो भी बेयर करेगा बेली। अच्छा, और मतलब आप बेली थे, मैं बेलर थी, तो मैंने अपनी कॉटन का थैला आपको दिया था, आपने मेरी कॉटन उठा के अपनी कॉटन के साथ मिक्स कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156 आप जो है मेरी कॉटन को अब सेपरेट करके मुझे दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको नहीं कहा था आप जो है मेरी चीज़ को अपनी चीज़ के साथ मिक्स कर लें। और ये जो पैसा आपका लगेगा अब सेपरेशन पर वो आप खुद ही भरेंगे, और अगर दौरान सेपरेशन मेरी कपास को या कॉटन को कोई भी नुकसान होता है तो वो भी आप भरेंगे। ठीक हो गया। फिर आता है सेक्शन 157, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। जब गुड्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते और बेलर की कंसेंट भी नहीं थी कि उनको जो है मिक्स किया जाए। अब मैंने आपको एक थैला जो है आटे का दिया था, पहले तो मैंने आपको परमिशन दी थी 155 में, लेकिन 157 कहता है कि मैंने अब आपको परमिशन नहीं दी है और आपने मेरे आटे का थैला खुद ही उठा के अपने आटे के थैले के साथ मिक्स कर दिया। अब लेट्स सपोज जो है मेरा आटे का थैला जो है कि मेरे आटे का थैला थोड़ा सा महंगा था, महंगी क्वालिटी का था, और आपका जो आटे का थैला था वो थोड़ी सस्ती क्वालिटी का था। आपने जो है मेरा आटा अपने आटे के साथ मिक्स कर लिया है, तो अब सेपरेशन तो हो नहीं सकती ना, आटे की सेपरेशन तो होना पॉसिबल ही नहीं है ना, कि अब दोनों एक क्वालिटी का डिफरेंट है और दूसरी क्वालिटी का है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट। अब आपका क्या भरपाई होगी, आप मेरी किस तरह से भरपाई करेंगे मेरे नुकसान की, क्योंकि मैंने आपको नहीं कहा था। अब आपको इसका नुकसान जो है मुझे देना पड़ेगा, यानी मेरे तमाम जो भी मैंने आपको आटे के थैले जितने भी दिए और आपने मिक्सअप किए
आपको उन तमाम थैलों की जो है वो कीमत अब मुझे वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब मैंने जो आपको आटे के थैले दिए थे ना, उनकी जो एक्चुअल प्राइस थी उन आटे के थैलों की, वो अब आपको प्राइस मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा आटा तो ज़ाया हो गया, आपने मिक्स कर लिया। अब आप अपने पास वो रखें और मेरे पैसे मुझे दें, ये बात है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब